नमस्कार दोस्तों। विवाह एक पवित्र बंधन भाग 5। रिधिमा अपना फ़ोन देखती है तो मैसेज ईशान का होता है। वो मैसेज पढ़कर शिवन्या और नैना को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। शिवन्या नैना से, नैना रोक लो इसे, वैसे भी बहुत गलत कर रही है ये। नैना उदास होते हुए, वो नहीं रुकने वाली। शिवन्या, जाने दो उसे, वह शुरू से ही बहुत जिद्दी है और किसी की नहीं मानेगी। उन दोनों से बाय बोलकर रिधिमा कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में चली जाती है। यह एक थोड़ा सा सुनसान एरिया होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लासरूम नहीं बने थे और जो एक आध रूम बने हुए थे वे बस स्टोर रूम ही थे। इस वजह से इस तरफ कम ही बच्चे आते थे। रिधिमा वहाँ आकर चारों तरफ देखती है तो उसे ईशान वहाँ एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ नजर आता है। तो वह भागकर उसके पास जाती है और ईशान भी उसे देखकर झट से उसे गले लगा लेता है। लेकिन ना जाने क्यों रिधिमा के हाथ आज उसे गले लगाने के लिए नहीं उठ पाते। ईशान बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रिधिमा उसे खुद से अलग करते हुए, ईशान प्लीज़, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। ईशान फिर से उसे गले लगाते हुए उसके कानों में धीरे से बोला, मैं यहीं हूँ, सुन रहा हूँ तुम्हारी सारी बातें, बोलो। रिधिमा थोड़ा झुंझलाकर उसे झटके से दूर करके कहती है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और तुम इन सब में लगे पड़े हो। ईशान को रिधिमा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को दबाते हुए चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर बोलता है, ईशान क्या हुआ बेबी? रिधिमा, ईशान मुझे एक ब्रेक चाहिए, मैं अब थक गई हूँ इन सब से। ईशान मुस्कुराते हुए, हाँ मैं भी सोच रहा था कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए एक ब्रेक ले लें। चलो कहीं चलते हैं जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो और हमारे अलावा कोई ना हो। रिधिमा, नहीं ईशान, तुम फिर एक बार मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे एक ब्रेक चाहती हूँ, हमारे इस रिश्ते से एक ब्रेक चाहती हूँ। यह सुनकर ईशान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशान गुस्से से चिल्लाकर, क्या ये क्या बकवास कर रही हो तुम? लगता है तुम्हारे उस सो कोल्ड पति ने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है और तुमने भी उस कमीने को अपना ही लिया है ना? रिधिमा भी गुस्से से चिल्लाकर बोली, ईशान पहले मेरी बात तो सुनो, मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने तो दो और अपने दिमाग में यह बात कभी मत लाना कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन हाँ, यह भी सच है कि मैं नहीं चाहती कि उसे यह लगे कि मैं उसे चीट कर रही हूँ। मैं उससे सिर्फ नफरत करती हूँ, वह भी अपने दिल से। लेकिन मैं अपने माँ पापा के से उतना ही प्यार करती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अगर मैं उसे डिवोर्स के लिए अभी कहूँगी तो वह मुझे डिवोर्स नहीं देगा, क्योंकि डिवोर्स होने के लिए भी कम से कम 6 महीने एक दूसरे के साथ रहना ज़रूरी होता है। बस इसलिए ये सब कह रही हूँ और तुमसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकती हूँ कि तुम मेरी बात समझोगे। और फिर बस 6 महीने की तो बात है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ होंगे और हमें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। यह बात सुनकर ईशान अपने मन में जल भुन रहा था और वह रिधिमा और कबीर को भर भर के मन में गालियाँ देता, फिर झूठा मुस्कुराकर रिधिमा से कहता है, लेकिन हम दोनों कम से कम दोस्त तो बनकर रह सकते हैं। रिधिमा मुस्कुराकर, यस ऑफ कोर्स, थैंक यू ईशान, मैं जानती थी कोई समझे या ना समझे, लेकिन तुम मुझे अच्छे से समझते हो। यह कहकर वह भी वहाँ से चली जाती है। फिर वह अपने दोस्तों के पास आकर अपनी सारी क्लासेस अटेंड करती है और फिर कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करके वह शाम को कबीर मैंसन पहुंच जाती है, जहां उसका ड्राइवर उसे ड्रॉप कर देता है और वह अपना कपड़ों का सूटकेस और अपना हैंडबैग लेकर दरवाजे पर खड़े होकर बेल बजाती है। तभी मीना, वहां काम करने वाली एक लड़की, दरवाज़ा खोलती है तो वो अपना सूटकेस उठाए अंदर आ जाती है। मीना, अरे छोटी मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? ये सूटकेस यहीं छोड़ दीजिए, रामू इसे ऊपर रख देगा। रिधिमा उसकी बात सुनकर अपना सूटकेस वहीं छोड़ देती है और खुद जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी वहाँ कुणाल आता है। कुणाल, ए गुड इवनिंग भाभी, वेलकम बैक टू द होम एंड यू
अरे लुकिंग वेरी क्यूट रिधिमा, थैंक यू एंड गुड इवनिंग। बाकी सब कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। कुणाल, भाई तो अभी अभी ऑफिस से आए हैं और अपने रूम में हैं। दादा दादी अपने रूम में अपनी पैकिंग कर रहे हैं। रिधिमा चौंक कर, पैकिंग? लेकिन क्यों? कशिश रिधिमा के गले में पीछे से हाथ डालते हुए, वो इसलिए मेरी प्यारी भाभी, क्योंकि दादू और दादी ने मन्नत मांगी थी कि अगर भाई की शादी हो जाएगी तो वो दोनों 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। यह सुनकर रिधिमा दादा और दादी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रिधिमा दरवाजे पर नॉक करते हुए, दादी माँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दादी माँ पहले तो रिधिमा को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखती है और फिर उसे अंदर आने के लिए कहती है। दादी माँ को खुद इस तरह देखता देखकर रिधिमा समझ जाती है कि दादी माँ उसे ऐसा क्यों देख रही है। रिधिमा अपनी नज़रें नीचे करके, सॉरी दादी माँ, वह हम कॉलेज गए थे तो हम उन कपड़ों में कॉलेज नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने अपने पहले वाले कपड़े ही पहन लिए और हम जैसे ही कॉलेज से यहाँ आए तो हमें पता चला कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, तो हम भागकर यहाँ आ गए और इस सब में हमें चेंज करना ध्यान नहीं रहा। सॉरी दादी माँ, आप मुझसे नाराज़ मत होना, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी। दादी माँ कड़क आवाज़ में, इधर आओ मेरे पास, यहाँ बैठो। उनकी आवाज़ से रिधिमा सहम जाती है और धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। दादी माँ फिर उसकी बल्ला लेते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। रिधिमा, तुम हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी ही हो। हमारे लिए तुम में और कशिश में कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारी शादी के वक्त तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे पापा से कहा था कि हम अपने घर बहू नई बेटी लेकर जा रहे हैं, और यह बात हमने सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी, बल्कि हम सच में ऐसा मानते हैं इसलिए कही थी। तुम इस घर की बेटी ही हो। हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम्हें इस घर में रहकर कभी भी अपने मायके की याद नहीं आएगी, और तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही यहाँ भी रह सकती हो। इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, और फिर हम भी इस बात को जानते हैं कि कॉलेज में साड़ी पहनकर तो नहीं जाया जा सकता, इसलिए तुम कॉलेज जैसे मर्जी चाहो वैसे कपड़े पहन सकती हो। कॉलेज ही क्या, तुम घर में भी जैसे चाहो वैसे कपड़े पहन सकती हो। जैसे कशिश रहती है वैसे भी तुम भी रहो। रिधिमा प्यार से उन्हें गले लग जाती है और थैंक यू बोलती है। रिधिमा दादी माँ से, दादी माँ आप क्यों जा रहे हो? आपके बिना मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? दादी माँ, रिधिमा बेटा आप यहाँ अकेली नहीं हैं, सब है यहाँ पर, कशिश, कुणाल और फिर कबीर भी तो है। रिधिमा अपने मन में इसी बात की तो टेंशन है। फिर दादी माँ से, दादी माँ मानती हूँ यहाँ सब है, लेकिन आप तो नहीं होंगी ना, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा, और फिर अभी तो आपके साथ मैं कुछ दिन भी ढंग से नहीं रही और आप अभी मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये कहकर वो रोने लगती है। दादी माँ उसको प्यार करते हुए, अरे अरे मेरा बच्चा, बेटा हम जाना तो तुम्हारे रिसेप्शन के बाद चाहते थे, लेकिन अब रिसेप्शन जब आगे पोस्टपोन कर दिया गया है तो हम सोच रहे हैं लगे हाथ अपनी यात्रा पूरी कराएं, तब तक तुम्हारे रिसेप्शन का भी वक्त आ जाएगा और इसी बीच तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे। दादी जी, बेटा हम जा रहे तो हैं, लेकिन इस पूरे घर की जिम्मेदारी आपको सौंप कर जा रहे हैं। अब आपको ही कुणाल, कशिश और खासकर कबीर का ध्यान रखना है, क्योंकि वह अपने लिए बिल्कुल लापरवाह है, उसे काम के अलावा कुछ नहीं सोचता। रिधिमा दादाजी से, लेकिन दादाजी मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी? मैं तो अभी खुद को ही नहीं अच्छे से संभाल पाती हूँ, तो पूरे घर को कैसे संभालूंगी? दादाजी हम मानते हैं कि आप अभी इन सब जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत छोटी हो, लेकिन क्या करें, अब आप हो तो इस घर की बहू, बड़ी बहू ही ना, इसलिए हमारी गैर मौजूदगी में आपको यह जिम्मेदारी निभानी ही होगी। दादी माँ रिधिमा के सिर पर हाथ रखते हुए, रिधिमा बेटा हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। रिधिमा दादी माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, ठीक है दादी माँ, हम आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। दादी माँ, और एक बात सबके साथ तुम्हें अपना ध्यान भी रखना होगा, समझी? चलो अब यह रोना बंद करो और हमारी पैकिंग में मदद करो, हमें थोड़ी देर में ही निकलना भी है। इतने में कुणाल और कशिश भी दादी माँ के कमरे में आते हैं और फिर सब मिलकर दादाजी और दादी माँ की पैकिंग करने लगते हैं।
थोड़ी देर में ही वे सब उन दोनों को एयरपोर्ट्स की ऑफ करने के लिए चले जाते हैं। घर आकर सब डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं। कबीर अपने लैपटॉप में घुसा ऑफिस का काम कर रहा होता है। कशिश और कुणाल दोनों कार्टून देख रहे होते हैं और रिधिमा अपने फ़ोन में अपनी फ्रेंड से चैट में बिजी होती है। कशिश: कुणाल भाई, क्या आपको नींद आ रही है? कुणाल: नहीं, पर तुझे क्या करना है? रिधिमा: नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। क्यों क्यों ना कोई मूवी देखें? कुणाल: हाँ, यही सही आइडिया है। क्यों भाई, क्या कहते हो? कबीर: हाँ ठीक है, कोई अच्छी सी मूवी लगा लो, मैं इतने फ्रेश होकर आता हूँ। कशिश कबीर को देखते हुए: ठीक है, मूवी तो देखेंगे, लेकिन भाई कोई लव स्टोरी नहीं देखेंगे, आज मेरा हॉरर मूवी देखने का मन है। कबीर घबरा कर: नहीं नहीं, कोई मूवी नहीं देखनी। कब कुणाल कबीर को चिढ़ाते हुए: भाई, मूवी नहीं देखनी है या बस हॉरर मूवी नहीं देखनी है? कशिश: भाभी, आप जानते हो कबीर भाई की हॉरर मूवी से डर लगता है और यह कभी भी हमारे साथ हॉरर मूवी नहीं देखते। यह सुनकर रिधिमा हंसने लगती है तो कबीर रिधिमा और कशिश को घूरने लगता है। कबीर के घूरते ही रिधिमा चुप हो जाती है। कबीर: मुझे कोई तुम्हारी हॉरर मूवी से डर नहीं लगता। कुणाल: ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो चलो आज हमारे साथ बैठकर मूवी देखो। कबीर: ठीक है, चलो लगाओ मूवी, मैं भी देख लूँगा तुम्हारी सो कॉल्ड हॉरर मूवी। कुणाल: तो ठीक है भाई, आप जाकर खाने पीने का अरेंजमेंट कीजिए, मैं जाकर मूवी का सेटअप करता हूँ। वो दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और रिधिमा और कशिश उठकर अपने अपने रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। रिधिमा और कशिश दोनों अपना नाइट सूट पहनकर थिएटर रूम में पहुंचती है। रिधिमा देखती है कि कबीर तो अभी भी अपने लैपटॉप में लगा हुआ था और कुणाल मूवी का सेटअप करने में उस सामने की टेबल पर ढेर सारे पॉपकॉर्न, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स रखी होती है। रिधिमा: क्या हुआ कुणाल? हुआ नहीं? कुणाल: नहीं भाभी, बस हो गया। रिधिमा की आवाज़ सुनकर कबीर रिधिमा की तरफ मुंह उठाकर देखता है तो एक बार को तो उसमें ही खो जाता है। नाइट सूट में वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके मुंह से निकल जाता है, हाउ क्यूट। कबीर के मुंह से यह सुनकर सब उसकी तरफ ही देखने लगते हैं तो वो जल्दी से अपनी नज़रें लैपटॉप में गड़ा लेता है। कबीर: तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं अपनी प्रेजेंटेशन को क्यूट कह रहा था। कुणाल कबीर के बराबर में बैठते हुए: भाई, अब हमें इतना चलाने की कोशिश भी मत करो, हमें भी पता है कि प्रेजेंटेशन क्यूट नहीं होती और साथ में ये भी पता है कि आपने यह क्यूट किसके लिए कहा था। कबीर: अगर तुम्हें यही सब बकवास करनी है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। कशिश कबीर को वापस बैठाते हुए: अरे नहीं नहीं भाई, आप कहाँ जा रहे हो? कुणाल भाई, आप भी चुप करो और मूवी शुरू करो। सब जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सोफे पर सबसे पहले कशिश के बराबर में रिधिमा, उसके बराबर में कबीर और फिर कुणाल बैठ जाता है। कुणाल: चलो भाभी, आज आप बताओ कि कौन सी हॉरर मूवी देखनी है? कशिश: भाई, अनबेला या एविल डेथ। कबीर जल्दी से: एविल डेथ नहीं। यह सुनकर रिधिमा और कुणाल की दबी सी हंसी निकल जाती। कबीर: ठीक है भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, एनाबेला ही लगा लेता हूँ। क्यों भाभी? रिधिमा: कुणाल मूवी शुरू करता है और फिर वो चारों मूवी देखने लगते हैं। कहने को तो कबीर और रिधिमा दोनों पास में बैठे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में अभी भी अच्छी खासी दूरी थी। कबीर को सच में डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ऐसे सख्त एक्सप्रेशन बनाए हुए थे कि कोई कह भी नहीं सकता था कि उसे अंदर से डर लग रहा है। उसने तो सोचा था कि वह अपने लैपटॉप में काम करता रहेगा और मूवी चलती रहेगी, लेकिन कुणाल ने उसके हाथ से लैपटॉप लेकर पहले ही अलग रख दिया था। अब उसे ज़बरदस्ती मूवी देखनी पड़ रही थी। कशिश और रिधिमा तो पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी को अच्छे से एंजॉय कर रही थी। रिधिमा को इस तरह ध्यान से मूवी देखते हुए वो सोचता है, कौन कहेगा कि इसकी शादी हो गई। हरकतें तो सारी बच्चों जैसी है, लेकिन जो भी है तो सच में बहुत क्यूट। वह चारों चुपचाप मूवी देख रहे थे कि तभी एक तेज आवाज़ होती है और कबीर के हाथ का पॉपकॉर्न का बाउल नीचे गिर जाता है। कुणाल भाई, ये क्या किया आपने? आप तो डर गए
और यह कहकर वह और कशिश दोनों एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। वही रिद्धिमा जोर जोर से हंसने लगती है। उन लोगों को इस तरह से करता देख वह मूवी को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है और बोलता है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, वह तो बस मेरे हाथ से वैसे ही बाउल छूट गया। तुम लोग चुपचाप मूवी देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। थोड़ी देर में मूवी ख़त्म हो जाती है। कबीर एक चैन की सांस लेता है, लेकिन वह अभी भी कुणाल के प्लान से अनजान था। कबीर ने मूवी के ख़त्म होने पर एक चैन की सांस ली, लेकिन उसे क्या पता था कि कुणाल ने उसके लिए आगे भी बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मूवी ख़त्म होते ही कुणाल बोला, कुणाल भाभी क्यों ना एक और मूवी देखी जाए। कशिश और रिद्धिमा एक साथ हाँ हाँ क्यों नहीं। कबीर उठते हुए, नहीं अब और कोई मूवी नहीं देखनी। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, अब तुम सबको सो जाना चाहिए। रिद्धिमा और कशिश एक साथ, लेकिन हम लोगों को अभी नींद नहीं आ रही। कबीर, रिद्धिमा और कशिश तुम्हें कल कॉलेज जाना है और कुणाल तुम्हें ऑफिस जाना है, भूलो मत। रिद्धिमा, मुझे पता है कि मुझे कल सुबह कॉलेज जाना है, लेकिन अभी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे अभी मूवी देखनी है। कबीर, तुम एक डॉक्टर बनने जा रही हो, तुम्हें देखकर कोई कहेगा कि तुम एक वुड बी डॉक्टर हो। नींद नहीं आ रही, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। रिद्धिमा को उसके इस तरह बोलने से गुस्सा आ जाता है। रिद्धिमा गुस्से से, तुम्हें मेरी स्टडी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मेरा मन होगा मैं पढ़ लूँगी, लेकिन अभी मेरा मन मूवी देखने का है, समझे तुम। उन दोनों के बीच बात बढ़ती देख कुणाल एक छोटे बच्चे की तरह बोला, भाई आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह टाइम पर उठ जाऊंगा और ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाऊंगा। प्लीज़ अब एक मूवी और देखते हैं ना, प्लीज़ भाई। कशिश भी मिमियाते हुए बोली, भाई प्लीज़ मना मत कीजिए, हम कितने टाइम बाद इकट्ठे बैठकर मूवी देख रहे हैं। कबीर बेबसी से, ठीक है चलो लगाओ एक और मूवी। यह कहकर वो सब फिर से अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और कुणाल मूवी लगा देता है। वह तीनों तो मूवी को ध्यान से देखते रहते हैं, जबकि कबीर अपनी नज़रें नीचे किए हुए इधर उधर देखता रहता है। कमरे की लाइट भी धीमी हो जाती है, जिससे उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मूवी आधी भी नहीं हुई थी कि कशिश बीच में ही उठकर बोली, मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है और वह तीनों फिर से मूवी देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही कबीर को अपने कंधे पर भार महसूस होता है। वह नज़रें उस तरफ करके देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। कुणाल उसके कंधे पर एक छोटे बच्चे की तरह सिर रखकर सोया हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका दूसरा कंधा भी बुरी तरह से जकड़ जाता है। तो वो उस तरफ देखता है। रिद्धिमा को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। वह देखता है कि रिद्धिमा भी उसके कंधे का सहारा लेकर सो रही थी, जबकि उसका सिर बार बार उसके कंधे से नीचे गिरे जा रहा था। कबीर रिद्धिमा के सिर को ध्यान से पकड़कर अपने सीने पर रख लेता है और अपने हाथ को उसके कंधे पर और उसे अपने पास ही सुला लेता है। उसके एक तरफ कुणाल सोया रहता है और दूसरी तरफ रिद्धिमा। वो बहुत गौर से रिद्धिमा का चेहरा देखने लगता है। यह पहली बार था जब उसने इतनी नज़दीक से रिद्धिमा का चेहरा देखा था। गुलाबी मुलायम गाल, बड़ी बड़ी आंखें, गालों पर डिम्पल, सब कुछ इतना प्यारा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन उसकी नज़रें फिसलकर उसके नरम मुलायम गुलाबी और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल होठों पर चली जाती है। उसके होठों को इस तरह से देखकर उसकी धड़कनें बेकाबू हो चली गई। उन होठों को एक बार महसूस करना चाहता था। वह उनके होठों को अपने होठों से एक बार छूना चाहता था, उन गुलाब की पंखुड़ियों का रस पीना चाहता था। ना जाने वो उसे कब तक घूरता रहा और धीरे धीरे करके वह भी नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह सबसे पहले कुणाल की आंख खुली। कुणाल ने जब अपने चारों तरफ देखा तो खुद को थिएटर रूम में ही कबीर के कंधे पर सिर रखकर ही सोता पाया। वो उठ खड़ा हुआ और उसने कबीर की तरफ देखा तो उसने देखा कि रिद्धिमा भी वहीं कबीर की बाहों में सोई हुई थी। कबीर अपने मन में कितने प्यारे लगते हैं ये दोनों एक साथ। भाई के चेहरे पर कितने दिनों बाद ये मुस्कुराहट देखी है। मैं अच्छे से जानता हूँ भाई कि अभी भी आपके अंदर वह पहले वाला कबीर जिंदा है, जिसे सिर्फ भाभी ही वापस ला सकती है।
फिर भगवान से, हे भगवान, इन दोनों को हमेशा एक साथ रखना और इन्हें एक हैप्पी कपल बना देना। फिर वो अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालता है और उन दोनों की कुछ फ़ोटो धीरे से क्लिक करके अपने कमरे में चला जाता है। अभी सुबह के 5 ही बजे थे, इसलिए वह फिर बेड पर जाकर सो जाता है। थोड़ी देर में रिद्धिमा की आंख खुलती है तो वह खुद को इस स्थिति में देखकर हैरान हो जाती है। वह देख खुद को कबीर की बाहों में सोता पाकर झटके से उठ जाती है, जिसकी वजह से कबीर की भी नींद खुल जाती है। वह बहुत गुस्से से कबीर को देखती है और झट से थिएटर रूम से बाहर चली जाती है। अपने कमरे में आकर रिद्धिमा अपने मन में, मैं रात को उसकी बाहों में कैसे सो गई? नहीं, मैं तो नींद में भी ऐसा नहीं कर सकती। ज़रूर उसने ही मुझे नींद में अपने इतने करीब किया होगा, तभी तो मुझे उनसे इतनी नफ़रत है। उसकी ये हरकतें मुझे उनसे नफ़रत करने पर मजबूर कर देती हैं। यह सोचकर वह बेड पर बैठ जाती है और टाइम देखकर फिर से सो जाती है। तभी कबीर कमरे में आता है और रिद्धिमा को सोता देख चुपचाप अपने जिम के कपड़े लेकर जिम करने के लिए चला जाता है। कबीर अपने ट्रेडमिल पर दौड़ रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में तो आज रिद्धिमा की छाई हुई थी। रिद्धिमा की छुअन, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके होठ, यह सब कुछ उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। फिर वह गुस्से में ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा देता है और जब वह भागते भागते हाँफने लगता है तो जल्दी से ट्रेडमिल को बंद करके नीचे उतरकर ट्रेडमिल पर ही बैठ जाता है। वह खुद से वादा करता है कि वह आज के बाद रिद्धिमा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीता है। लगभग 15 दिन निकल जाते हैं। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। कबीर ने अब रिद्धिमा को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। रिद्धिमा यह सब देखते हुए, समझते हुए भी कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपनी लाइफ में ही बिजी हो जाती। बल्कि वह तो कबीर के ऐसे बिहेवियर से खुश थी, क्योंकि इस तरह से ही सही, लेकिन कबीर उससे दूर तो था। कबीर का गुस्सा खुद ब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो जितना रिद्धिमा के ख्यालों से दूर रहने की कोशिश करता, उसके ख्याल उतने ही उसके दिमाग के चारों तरफ घेरे रहते। रिद्धिमा और उसके ख्यालों से दूर रहने के लिए उसने सुबह जल्दी ऑफिस जाना शुरू कर दिया और वह रात को भी घर लेट ही आता, ताकि उसका रिद्धिमा से सामना ही ना हो। कबीर अपने ऑफिस में बैठा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वह खुद से ही बोलता है, कबीर, ओह शिट यार, मैं कैसे भूल गया कि कल तो हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर सिंघानिया के बेटे का रिसेप्शन है और वहाँ मुझे रिद्धिमा को अपने साथ लेकर जाना है। लेकिन रिद्धिमा को साथ लेकर जाने के लिए तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी और उससे बात करना ही तो सबसे मुश्किल काम है। फिर थोड़ा सा सोचकर, नहीं नहीं, मैं उससे कोई बात नहीं करूँगा, मैं उसके बिना ही चला जाऊँगा। फिर थोड़ी देर रुककर, नहीं यार, अगर उसके बिना गया तो मिस्टर सिंघानिया को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने तो स्पेशली रिद्धिमा को साथ लेकर आने को कहा था। चलो कोई नहीं, आज घर जाकर उससे बात करता हूँ। आज वह घर जल्दी चला जाता है। घर जाकर अपने कमरे में जाकर देखता है तो रिद्धिमा बेड पर उल्टी लेटी हुई एक बुक पढ़ रही थी। उसने एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसकी वजह से उसके गोरे गोरे पैर साफ नजर आ रहे थे। कबीर तो अंदर आते ही उसके पैरों को देखकर जम गया। वो जिस से दूर भाग रहा था वही सब उसके सामने आता जा रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि वह यहाँ सिर्फ उससे बात करने आया है। यह सोचकर कबीर उसके नज़दीक गया और गला साफ करने की एक्टिंग करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। रिद्धिमा को जब यह एहसास हुआ कि कमरे में उसके अलावा कोई और भी है तो उसने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कबीर खड़ा था। उसने कबीर को सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों? कैसे, कोई काम है क्या? कबीर अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना, वह कल तुम्हें मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर के रिसेप्शन की पार्टी में चलना है। उम्मीद है तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। रिद्धिमा फीका सा मुस्कुराते हुए, और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ तो? कबीर, तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी है मैंने, तुम्हें बताया है कि तुम्हें मेरे साथ जाना है। वह गुस्से से कबीर के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूं। मैं नहीं जाऊँगी। रिद्धिमा की ये बात सुनकर कबीर को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था, लेकिन फिर भी
कबीर ने अपने गुस्से को साइड करके उसे उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट दी और उसे अपने करीब खींचकर बोला, कबीर क्या कहा तुमने? तुम मेरी गुलाम नहीं हो? तो तुम्हें बता दूं कि गुलाम नहीं, तुम मेरी बीबी हो और मेरी बात मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। रिद्धिमा कसमसाते हुए, फ़र्ज माय फुट, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। कबीर फिर से बोलो, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? और यह कहकर कबीर ने उसे अपने और करीब कर लिया। रिद्धिमा ये क्या बेहूदी है, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। यह कहकर रिद्धिमा खुद को उससे छुड़ाने लगी, लेकिन कबीर ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। कबीर उसे और कसकर पकड़ते हुए, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। रिद्धिमा और ज़्यादा गुस्से में बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने एक बार कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मतलब नहीं जाना चाहती। इट्स फाइनल। यह सुनकर कबीर के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई और वो अपने एक हाथ से रिद्धिमा के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, ओके फाइन, तुम नहीं जाना चाहती हो, मत जाओ, तुम्हारी मर्जी। जो तुम्हारे मन में आए वह तुम करो और जो मेरे मन में आएगा मैं वह करूँगा। रिद्धिमा क्या मतलब है तुम्हारा? कबीर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो तो तुम मेरे साथ मत जाओ। अब यह तो तुम्हारी मर्जी है ना कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या नहीं, और तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम मना कर सकती हो और मैं तुम्हारे डैड की कंपनी में अपना पैसा लगाने से मना कर सकता हूँ। यह सुनकर रिद्धिमा का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घबरा कर बोलती है, तुम मजाक कर रहे हो ना कबीर? कबीर बिल्कुल नहीं मिसेज कपूर। रिद्धिमा तुम ऐसा नहीं कर सकते कबीर। कबीर करना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो ऐसा करने के लिए। रिद्धिमा अपना सिर हिलाते हुए बोली, तुम अपना वादा तोड़ रहे हो कबीर। तुम मुझसे शादी करना चाहते थे तो मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन अब तुम अपने किए हुए वादे से मुकर रहे हो। कबीर उस पर एक गहरी नज़र डालकर, मैं मुकर रहा हूँ अपने वादे से? सीरियसली? अच्छा तो तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? तुमने भी तो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे, मेरा साथ निभाने का वादा किया था। जब तुम अपना वादा तोड़ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुम मेरे साथ जो करोगी वैसा ही तुम्हें रिटर्न में मिलेगा। तुम शायद भूल गई हो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता, इसलिए अभी वक्त है, सोच लो तुम्हें क्या करना है। रिद्धिमा ने हार मानते हुए कहा, सही कह रहे हो कबीर, तुम एक बिजनेसमैन हो और ये शादी भी तुम्हारे लिए बस एक सौदा है, एक डील है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब खुश? रिद्धिमा की कही हुई बात कबीर को चुभ जाती, लेकिन फिर भी कबीर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत खुश। और यह कहकर उसने रिद्धिमा के गाल पर एक किस कर दिया। कबीर के इस हरकत पर रिद्धिमा सुन्न रह गई। उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई और वह टूटे फूटे शब्दों में बोली, क्या कबीर, क्यों तुम्हें मेरे ऐसा करने से फ़र्क पड़ रहा है? यह कहकर कबीर ने रिद्धिमा को खुद से बेहद करीब कर लिया और रिद्धिमा ने अपने दोनों हथेलियों दूरी बनाने के लिए कबीर की चेस्ट पर रख दी। कुछ पल के लिए वह दोनों एक भूल ही गए कि अभी कुछ देर पहले वह दोनों एक दूसरे के साथ कैसी बातें कर रहे थे। कबीर ने उसके चेस्ट पर अपनी उंगली लगाकर उसका चेहरा उठाया और उसकी आंखों में देखने लगा। रिद्धिमा भी बस उसकी नशीली आंखों में देखे ही जा रही थी। कबीर धीरे धीरे उस करके उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था। अपने चेहरे पर कबीर की सांसों को महसूस करते ही उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। इस वक्त ना तो कबीर को इस बात का होश था कि वो क्या करने जा रहा है और ना ही रिद्धिमा को। इतने होश में थी कि वह यह सोच सके कि वो कबीर के साथ कहाँ और कैसे हालात में है। उन दोनों के होठ आपस में मिलने ही वाले थे कि तो दोस्तों आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट्स में कहानी के बारे में आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।